शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, ये मैदान में नहीं लड़ा जाता था, पूरी तरह एक कूटनीतिक और राजनीतिक लड़ाई होती थी दो धड़ों के बीच। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यही हालात बने। तकरीबन 45 साल तक ये कोल्ड वॉर चला, अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच, जो आधुनिक रूस है। लगभग सारे बड़े और अहम देश दो धड़ों में बंट गए, जिससे अपने हितों के हिसाब से जो खेमा बेहतर लगा वो उससे सटने लगा। कोल्ड वॉर के समय एक पैटर्न देखने को मिलता था। किसी भी देश में अगर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो वहां एक पक्ष को अमेरिका तो दूसरे पक्ष को सोवियत संघ का पूरा समर्थन मिल जाया करता था। 1959 में क्यूबा में एक क्रांति सफल हुई। इसके सबसे बड़े झंडा बरदारों में से एक थे कम्युनिस्ट नेता फिदेल कास्त्रो। क्रांति के समय उन्हें अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो सोवियत संघ की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी हो गए। फिर फिदेल अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अमेरिका को वो इतना आखरते थे कि 55 साल तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा में कदम नहीं रखा। क्यूबा के बाद सोवियत संघ के सपोर्ट के चलते लैटिन अमेरिका के कई देशों में कम्युनिस्ट उभरने लगे। अमेरिका अपने बगल में ये सब कैसे होने देता? जिस भी मुल्क में कम्युनिस्ट आगे बढ़ते दिखाई देते उसे दूसरे पक्ष को वो पूरी मदद देता। पैसों और हथियारों को देने में कभी उसने कोताही नहीं बरती। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी इसी तरह की कवायद करने लगा। 1970 के बाद अमेरिका में कम्युनिस्टों का विरोध एक बड़ा मुद्दा बना, इतना बड़ा कि वहां सरकारें इस मुद्दे पर बन जाया करती थी। रिपब्लिकन पार्टी के रोनाल्ड रीगन ने इस मुद्दे को भुनाया और 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, वो 1981 में। रीगन ने कहकर चुनाव जीते थे कि दुनिया भर से और खासकर लैटिन अमेरिका से कम्युनिस्टों को वो बाहर कर देंगे। चुनाव प्रचार में बोला था तो उन्हें ऐसा करना भी था। उस समय लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ में भी गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। दो गुटों के बीच सत्ता के लिए हिंसक संघर्ष चल रहा था। पहला गुट था कम्युनिस्ट ग्रुप सैंडिनिस्टा, जिसे क्यूबा और सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। इसने महज 2 साल पहले ही सत्ता हथियाई थी। यहाँ पे सैंडिनिस्टा के खिलाफ लड़ रहा था एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप कॉन्ट्रास। कॉन्ट्रास को अमेरिका का काफी समय से सपोर्ट था। कॉन्ट्रास या काउंटर रेवोल्यूशन, उससे ये नाम बना हुआ है। वो कोकेन बेचकर भी अपने लिए फंड जुटाता था। कहा जाता था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कोकेन बिकवाने में भी कॉन्ट्रास की मदद करती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन कॉन्ट्रास से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि इस गुट के लीडर्स की विचारधारा अमेरिकी लोकतंत्र की नींव रखने वाले नेताओं के जैसी है। सोचिए कहां से कहां कंपैरिजन चल रहा है। रीगन ने सत्ता में आते ही कॉन्ट्रास की मदद और बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन वो उतनी मदद कर नहीं पाए जितनी कॉन्ट्रास को पहले अमेरिका से मिल रही थी। इसके पीछे की वजह थी अमेरिकी संसद, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत था और रीगन थे रिपब्लिकन। दोनों पार्टियों में 36 का आंकड़ा रहता है, अभी भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के मौखिक ऐलान के बाद डेमोक्रेटिक सांसद फटाफट एक बिल ले आए। नाम था बोलन अमेंडमेंट। इसमें कहा गया कि CIA और अमेरिकी रक्षा विभाग निकारागुआ में लड़ रहे कॉन्ट्रास ग्रुप की अब से कोई मदद नहीं करेंगे। अमेरिका उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रास के नेता कोकेन बेचते हैं। अब रीगन क्या करते? माथा पकड़ लिया उन्होंने। आखिर अमेरिकी कानून के खिलाफ वो कैसे चले जाते? राष्ट्रपति थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत हारी नहीं। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफर्लन को बुलाया और मैकफर्लन से कहा कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन कॉन्ट्रास की मदद करनी ही है। क्यूबा और सोवियत संघ को वहां आगे बढ़ते नहीं देख सकते। रॉबर्ट मैकफर्लन उसी दिन से कोई रास्ता निकालने में लगे। फिर क्या रास्ता निकला, और जो रास्ता निकला उसने कैसे दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी की, इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की क्या भूमिका रही, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत की ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस घटना के करीब 2.5 साल बाद 1985 में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी घटना घटी। इसने रोनाल्ड रीगन सरकार को बड़ी मुश्किल में डाला। हुआ यह कि ईरान के समर्थन वाले लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्लाह ने 7 अमेरिकियों को किडनैप कर लिया। इसमें अमेरिकी अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे। रीगन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफर्लन से अधिकारियों को छुड़ाने के लिए कोई रास्ता निकालने को कहा। ट्रबल शूटर था मतलब ये आदमी। मैकफर्लन ने क्या रास्ता निकाला, ये जानने से पहले मिडिल ईस्ट की उस समय की राजनीति को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे पूरी स्टोरी इसी से जुड़ी हुई है। उन दिनों ईरान और अमेरिका की आपस में तनातनी थी। दरअसल 1979 में हुई ईरान की इस्लामिक क्रांति में वहां के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को जनता ने पद से हटा दिया और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। इस्लामिक क्रांति हुई। अभी जो शाह पहलवी थे अमेरिका के लाडले थे, तो उन्होंने US में जाके शरण ले ली, मिल भी गई।
ईरान के लोग चाहते थे कि अमेरिका शाह को वापस ईरान भेजे जहां उन पर मुकदमा चले, अत्याचारों की सजा हो, पर अमेरिका माना नहीं, डिपोर्ट नहीं किया। इससे दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हुए। ईरान से सटा हुआ मुल्क है इराक। 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अचानक ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जो 1988 तक चला। अमेरिका का पूरा सपोर्ट सद्दाम को था, खूब हथियार दिए। कुल मिलाकर उस समय मिडिल ईस्ट का सीन ये था कि इराक, अमेरिका और इजराइल एक तरफ दिख रहे थे और दूसरी तरफ थे ईरान और लेबनान का हिजबुल्लाह। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। लेबनान में जब अमेरिकी अधिकारियों को किडनैप कर लिया गया तो राष्ट्रपति रीगन ने एक काम सौंपा था अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफर्लिन को, जिसको हमने कुछ देर पहले कहा ट्रबल शूटर। मैकफर्लिन ने ईरान से बात की। ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों को छोड़ने के बदले अमेरिका से मांगे हथियार, जिससे वो इराक से लड़ सके। अब परेशानी ये थी कि अमेरिका में ईरान को हथियार बेचने पर सालों से पाबंदी लगी थी। साथ ही राष्ट्रपति रीगन ये ऐलान कर चुके थे कि अमेरिका किडनैपर्स के आगे झुकेगा नहीं। ऐसे में ईरान को हथियार बेचने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन अमेरिकी सरकार ने दुनिया से छिपाकर ऐसा करने का फैसला लिया ही। न सिर्फ ऐसा किया बल्कि इस आपदा में उसने एक अवसर भी ढूंढा। वो अवसर था लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ में लड़ रहे कॉन्ट्रास ग्रुप की मदद करने का। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने $30 मिलियन यानी उस समय के करीब 40 करोड़ रुपए में ईरान को 1500 मिसाइल्स बेची। वही ईरान जो उसका दुश्मन था, स्वॉन एनिमी, और उस समय उसके ही एक सहयोगी इराक के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहा था। अमेरिकी मिसाइलें मिलने के बाद ईरान के दोस्त हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अधिकारियों को छोड़ भी दिया था, यानी कि डील जैसी थी पूरी हुई। ईरान से अमेरिका को जो $30 मिलियन मिले थे, इसमें पैसे को लेकर बड़ा खेल किया गया था। खेल ये कि इसमें से $18 मिलियन सीधे कॉन्ट्रास ग्रुप के पास पहुंचा दिए गए। अमेरिका के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक किताब के बारे में आप जानिए, हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर नाम की ये किताब है। आपको हिंदी में मिल जाएगी हमारे पार्टनर कुको FM ऐप पर। अगर आप जाते हैं पढ़ने का, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ऑडियो बुक है, चलते फिरते आप कभी भी सुन सकते हैं। कुको FM एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है और यहाँ आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे आप भी जुड़ सकते हैं और इसके लिए कुको FM आपके लिए एक ऑफर भी लाया है। महीनावार मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 50% की छूट मिल सकती है और इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड डालना है LT50। अमेरिका और ईरान के बीच चुपके चुपके बड़ी डील हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका में किसी को इसकी भनक नहीं लगी। फिर आया साल 1986। लेबनान के एक अखबार अल शरा में एक खबर छपी, पूरी दुनिया में तहलका मचा। इस खबर में ईरान के साथ हुई यूएस की डील की पूरी डिटेल्स थी। ये भी पता लगा कि ये पूरी डील करवाई थी इजराइल ने, बिचौलिया बन के। इजराइल जो ईरान और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ये सब इसलिए करवाया क्योंकि उसे लगता था कि अगर ईरान को अमेरिकी हथियार मिल गए तो उसका इराक के साथ युद्ध लंबा खींचेगा। ऐसे में उसका दुश्मन देश ईरान कहीं और बिजी रहेगा और उसकी टेंशन थोड़ी कम रहेगी। इस पूरे मामले को नाम दिया गया ईरान कॉन्ट्रास स्कैंडल। बहरहाल जब मामला खुला तो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई डील नहीं की। यूएस कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लेफ्टिनेंट कर्नल ओलिवर नॉर्थ सामने आए। तब नॉर्थ ने यह भी कहा कि इस बारे में राष्ट्रपति रीगन को पूरी जानकारी थी। 1987 में जांच पूरी हुई। यूएस कांग्रेस की जांच में कहा गया कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नीचे काम करने वाले अफसरों का दोष था। राष्ट्रपति इस डील से नहीं जुड़े थे, उनकी केवल यह गलती थी कि वो अपने अफसरों पर नजर नहीं रख पाए। इस मामले में रीगन के रक्षा मंत्री कैस्पर W. वीनबर्गर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफर्लिन, उप सुरक्षा सलाहकार जॉन पाइंडेक्चर, कर्नल ओलिवर नॉर्थ, इन सबको दोषी ठहराया गया। इसके अलावा CIA के 4 ऑफिसर्स और 5 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दोषी पाया गया। इस मामले में 7 अप्रैल 1990 को उप सुरक्षा सलाहकार जॉन पाइंडेक्चर को 2 साल की सजा हुई थी। इतनी सजा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफर्लिन को भी सुनाई गई थी। रोनाल्ड रीगन के डिप्टी यानी उपराष्ट्रपति जॉर्ज W.H. बुश 1988 में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बुश ने रक्षा मंत्री कैस्पर W. वीनबर्गर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को माफी दे दी। वहां होता है, ये कर सकते हैं। कर्नल ओलिवर नॉर्थ और जॉन पाइंडेक्चर के खिलाफ अपर कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। मतलब जिनको सजा दी भी गई थी उनको माफी मिलती गई, वो केस बंद ही हुआ। यानी अंत में नतीजा ये रहा कि जिस स्कैंडल ने दुनिया भर में अमेरिका की थू-थू कराई, उसमें सजा से सभी बड़े बड़े लोग बच गए। आज के लिए कहानी इतनी ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ फिलहाल ले रहे हैं विदा। ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।